नमस्कार, दिस एकेडमी में आपका स्वागत है। हम अपने छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी का लेक्चर जो हमारा कंटिन्यू था रेडियो के सिलेबस का, उसमें हम अपवाह तंत्र चालू कर चुके थे, है ना। और हम महानदी अपवाह तंत्र को कंप्लीट देख लिए थे, है ना। साथ में उससे जो भी रिलेटेड परियोजनाएँ थी उन सभी परियोजनाओं पे हमने चर्चाएँ कर ली थी। आज हम बाकी जितने अपवाह तंत्र एक पढ़ लिया हमने, बाकी 4 और हैं। 4 में से 2 तो बहुत ही छोटे हैं, उनको केवल नाम याद रखना है आपको, कौन कौन सी नदियाँ वहाँ पे गई हैं। ज़्यादातर में आपको नदियों के नाम ही याद रखना है ना। और कुछ 2 बड़े क्षेत्रफल में हैं तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कौन कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है और कहाँ पे जा रही है ना। ये अपवाह तंत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और एक ना एक क्वेश्चन तो इससे आता ही है ना। अभी तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने कभी भी कोई भी एग्ज़ाम जो दिया है उसमें कभी ये नहीं देखा कि अपवाह तंत्र को एक तरफ से किसी एग्जामिनर ने इग्नोर किया। तो आपको इसमें बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए। चलिए हम देखते हैं, आज सोनगंगा से चालू करेंगे, है ना। थोड़ा सा छत्तीसगढ़ को डिजाइन कर लिया जाए। लेकिन नक्शा कितना एग्जैक्ट बनता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, नक्शा में लोकेशन आपको समझ में बस आनी चाहिए, ठीक। तो चलिए हम चालू करते हैं सोनगंगा अपवाह तंत्र। दूसरे नंबर का है सोनगंगा अपवाह तंत्र, ठीक। इसलिए सोनगंगा अपवाह तंत्र को देखते हैं। हमने देखा था कि इसका जो एरिया था लगभग 13.63% के आसपास था। जितना एरिया ये कवर करता है लगभग 18.7 हजार वर्ग किलोमीटर। तो 18.7 किलोमीटर वर्ग हजार में ना, और 13.7% लगभग यह एरिया कवर करता है पूरे छत्तीसगढ़ का, ठीक। सोनगंगा से नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, इसकी जो मेन रिवर है वो है गंगा, ठीक। अमरकंटक के सोनभद्र से निकलती है सोन नदी। यहाँ पे आपका आएगा मुंगेली डिस्ट्रिक्ट, मुंगेली के ऊपर है अमरकंटक की पहाड़ियाँ। यहीं से नर्मदा भी निकलती है और यहीं से सोनभद्र से एक जगह है सोनकुंड, नाम क्या है, सोनकुंड, वहाँ से निकलती है सोन नदी। और ऐसे जाके यहाँ पे पटना में सोनपुर के पास मिलती है गंगा नदी से, ठीक। कहाँ मिलती है? पटना में सोनपुर के पास मिलती है गंगा नदी से। कहाँ और कहाँ से निकलती है? सोनकुंड से। देखिए नर्मदा और ये जो आपकी है सोन नदी, प्राचीन जो किताब है उसमें इन दोनों को ना शिव के आंसू बताया गया, ठीक। कहीं कहीं दोनों की प्रेम कथाओं का भी वर्णन मिलता है ना। जब नदियों के ज़्यादातर नाम क्या होते हैं, वह ज़्यादातर नाम जो होते हैं वो होते हैं आपके महिला, मतलब कि स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक। जबकि कुछ नदियां हैं जैसे सोन नदी, शिवनाथ नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, इनके नाम कैसे हैं? पुल्लिंग है। तो ये आप ध्यान रखना है, ये आपको हिंदी या लैंग्वेज में भी पूछ सकता है, ठीक। तो ये पुल्लिंग है। देखिए सोन और गंगा की एक प्रेम कहानी का भी है कि सोन और नर्मदा की, कि सोन और नर्मदा एक दूसरे से प्रेम करते थे। एक बार नर्मदा की सहेली सोन के रूप से प्रभावित होकर नर्मदा का भेष बना के सोन नदी के पास चली गई, ठीक। तो नर्मदा नदी इसी बीच वहाँ पहुँच गई, तो वह सोन नदी और अपनी सहेली के बीच प्रणय क्रियाओं को देख के क्रुद्ध हो गई। तो जो सोन नदी है वह डर के अपनी दिशा बदल लेती है और उल्टी दिशा की तरफ भाग जाता है। ऐसा मतलब नर्मदा का रौद्र रूप इतना खतरनाक था कि उसको देख के सोन डर जाता है और अपना दिशा ही बदल लेता है। इसलिए नर्मदा देखिए यहाँ से ऐसे निकलेगी और ये पूरा उल्टा निकल जाती है। एक कहानी है ऐसी, ठीक। मैंने देख पढ़ी थी तो मैं कहा आपको भी थोड़ा सा बता दे।
ठीक, कभी कभी प्राचीन कहानियाँ भी इसी बहाने याद हो जाती है। देखिए चीज़ें फैक्चुअल याद करते करते कई बार दिमाग वो हो जाता है, कहानी के माध्यम से कुछ चीज़ें जाती है तो लंबे समय तक याद रहती है। ठीक, चलिए तो ये हो गई सोन नदी। देखिए सोन नदी की सहायक नदियाँ देखते हैं। यहाँ से निकलती है बनास, यहाँ से निकलती गोपद, दोनों बोलते हैं साथ में मिलके जाती है। यहाँ पे है नेउर नदी। ठीक, यहाँ पे है छुरी मतरिंगा की पहाड़ी। एक एक करके देखते हैं, बनास, गोपद, नेउर। पहले बनास को देखते हैं। देखिए बनास नदी निकलती है मांझ टोली से। ठीक, गोपद निकलती है सोनहट पहाड़ी से। ठीक, इन दोनों का ही उद्गम आपको पूछेगा, नेउर नदी का उद्गम नहीं पता है। ठीक, तो बनास निकलती है मांझा टोली पहाड़ी से और नेउर निकलती है गोपद पहाड़ी से। ठीक, छुरी मतरिंगा की पहाड़ी से यहाँ से निकलती है रिहंद नदी। ठीक, फिर आती है आपकी रिहंद नदी। इस नदी को रेंड भी बोलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं? रेंड। और इसकी एक सहायक नदी भी है जिसका नाम क्या है? रेंड। तो इसकी सहायक नदी भी रेंड है, इसको भी रेंड बोलते हैं। इसके तट पे सरगुजा में ही महेशपुर शहर है। क्या शहर है? महेशपुर शहर है। ठीक, इस पे आगे जाके एक गोविंद वल्लभ पंत की परियोजना भी संचालित है। यहाँ पे नहीं है, ये पड़ती है आपकी यूपी में परियोजना। ठीक, इसको रिहंद परियोजना, गोविंद वल्लभ पंत परियोजना भी कहते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। देखिए इसकी सहायक नदियाँ महान, मोरान, सूर्या, गोबरी, घुन, घुट्टा। ठीक, महान, मोरान, सूर्या, गोबरी, घुन, घुट्टा। और एक रेंड भी इसकी सहायक नदी है, रेंड। तो रिहंद को भी रेंड कहते हैं। इसकी एक सहायक नदी का भी नाम रेंड है और इसकी अन्य सहायक नदियां हैं महान, मोरान, गोबरी, सूर्या, घुन, घुट्टा। ठीक, निकलती कहाँ से है? ये निकलती है छुरी मतरिंगा की पहाड़ी से। ठीक, इसके बाद रिहंद नदी के बाद आप यहाँ आएंगे जसपुर का बगीचा तहसील, बखौना चोटी, गिधा, धोदी। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? कन्हार नदी निकलती है, कन्हार नदी। ठीक, यहाँ से निकलती है और झारखंड और छत्तीसगढ़ के बीच क्या बनाती है? सीमा का निर्माण करती है। उद्गम स्थान क्या है? बखौना चोटी, गिधा, धोधी। ठीक, इसी में खुड़िया आपका कोटली जलप्रपात है ना। देखिए कन्हार नदी पे जो इसकी सहायक नदियां हैं वो हैं चेनान, पेंजन, सिंदूर और गलफुआ। ठीक, चेनान, पेंजन, सिंदूर, गलफुआ, इतना ही आपको इसमें याद रखना है। ठीक, कोटली जलप्रपात है और चेनान, पेंजन, सिंदूर, गलफुआ इसमें आपकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक, ये है आपका सोन नदी अपवातन। एरिया कितना है? 18.7 हजार वर्ग किलोमीटर, 13.7% है। परसेंटेज में देखेंगे तो इस एरिया। ठीक ना, अगर इस क्षेत्र का ढाल पूछा जाए तो आपको समझ में आ रहा है कि सारी नदियाँ किधर जा रही हैं? उत्तर की ओर। यहाँ का जो मुख्य ढाल है किस दिशा में है? उत्तर की ओर है। ठीक, देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सामान्यतः पूछे जाते हैं सहायक नदियों से। ठीक, किससे पूछे जाते हैं? सहायक नदियों से। तो उनको आपको ध्यान रखना है। ठीक, और है आपका, ठीक, इतना है यहाँ पे। देखिए जो ब्रह्मणी नदी अपवाद तंत्र है वो मुख्यतः है उड़ीसा का, वो यहाँ पे पड़ता है।
इसकी दो सहायक नदियां हैं जो हमें कहाँ मिलती हैं, जसपुर के पास। कौन कौन सी नदियां, ध्यान रखना आपको पड़ेगा, एक है संख और एक है कोयली। ठीक, जसपुर के पास है संख और कोयली, जो यह ब्रह्मणी नदी है इस अपवाह तंत्र की। ठीक, संख और कोयली, आपको ये दो नदियां याद रखनी है ब्रह्मणी अपवाह तंत्र से। ठीक, फिर बात करते हैं, हमने देखा था लगभग 1400 या 1004 वर्ग किलोमीटर के आसपास इसका एरिया था। इसके बाद एक अपवाह तंत्र था नर्मदा अपवाह तंत्र। ठीक, लगभग 700 वर्ग किलोमीटर के आसपास 0.05% था, है ना, लगभग 700 वर्ग किलोमीटर के आसपास था 0.05%। ठीक, 704 वर्ग किलोमीटर, 750 वर्ग किलोमीटर के आसपास, सॉरी 750 किलोमीटर वर्ग के आसपास इसका एरिया। ठीक, देखिए आंकड़े बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको फिक्स याद करने की जरूरत नहीं है, वो आपको समझ में आएगा। 750 वर्ग किलोमीटर है, ये 1000 प्लस वर्ग किलोमीटर है, ये आपका 13000 वर्ग किलोमीटर है, बीच वाला 76000 वर्ग किलोमीटर था, नीचे लगभग 28000 या 29000, 28 मतलब 28 से 29 टच करता हुआ है, तो हम 29 को राउंड फिगर लेके चलिए। ध्यान रखना 29 से थोड़ा सा कम। ठीक, तो 29000 वर्ग किलोमीटर, वो 28.9 हजार वर्ग किलोमीटर के आसपास आता है। तो संख और कोयली यहाँ हो गई आपकी, है ना। नर्मदा नदी आपको पता है अमरकंटक से निकलती ऐसे जाती है। यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि नर्मदा नदी में दो नदियाँ छत्तीसगढ़ की मिलती है, बंजर और ताड़ा। ठीक, कौन कौन सी मिलती है, बंजर और ताड़ा। ध्यान रखिए, ये निकली बंजर, ये निकली ताड़ा, तो बी से बंजर, टी से ताड़ा, दोनों का उद्गम स्थल है कवर्धा। ठीक, यही बस इसमें इंपॉर्टेंट है कि नर्मदा की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, तो बंजर और ताड़ा आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, हम आ जाते हैं आपका गोदावरी अपवाह तंत्र में। मिटा लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है, तो इसमें थोड़ा अच्छे से समझते हैं, क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है ये भी। चलिए देखते हैं हम गोदावरी अपवाह तंत्र। ठीक, सबसे पहले तो गोदावरी यहाँ से निकलती है, ऐसे आएगी, ऐसे होकर आगे निकल जाएगी। ठीक, गोदावरी का उद्गम होता है त्रयंबक पहाड़ी से, नासिक के पास। ठीक, 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारत में बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है आपकी गोदावरी नदी। ठीक, छत्तीसगढ़ में ये यहाँ भद्रपाली के पास आके फिर इसमें इंद्रावती मिलेगी। ठीक, अब इसकी हम सहायक नदियाँ देखें, जो मुख्य रूप से हमारे छत्तीसगढ़ में, वो है आपकी इंद्रावती नदी, जो लगभग ऐसे आती है और ऐसे घूम के यहाँ से। ये जो पॉइंट है इसको ध्यान रखिएगा, भद्रकाली भोपालपट्टनम का स्थल है। ठीक, तो इसकी सहायक नदी हमको पढ़ना है। पहला हम पढ़ते हैं इंद्रावती को। ठीक है, इंद्रावती जो निकलती है उसका उद्गम स्थल है मुंगेर पहाड़ी कालाहंडी। ठीक, उड़ीसा की जगह है मुंगेर कहाली कालाहंडी। ठीक, हमने इसलिए नदी अध्यारोपित नदी है, ध्यान रखिएगा। अध्यारोपित नदी मतलब जो इस एरिया की है उसके समान ढाल के विपरीत बहती है। अध्यारोपित नदियाँ वह होती हैं जो ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं, जो सामान्य ढाल के विपरीत बहती है। तो हमको ध्यान रखना है इंद्रावती कैसी है, अध्यारोपित नदी है, यह सामान्य ढाल का अनुसरण नहीं करती है। देखिए सारी नदियाँ ऐसी बह रही हैं, ऐसी बह रही हैं, पर ये उल्टी बहेगी। ठीक, इंद्रावती नदी जगदलपुर का जो एरिया है, जगदलपुर सिटी से गुजरती है। ठीक, और बस्तर जो जिला है उसको लगभग दो भागों में बांटती है। ठीक, इंद्रावती नदी पे आपका चित्रकूट जलप्रपात है, जिसे पूरे एशिया का क्या बोलते हैं, न्यागरा भी बोलते हैं, है ना।
लगभग 200 फीट इसकी चौड़ाई है। ठीक, इसके बाद इसमें आपके और भी हैं चित्रधारा, ठीक, एक है आपका बारसूर का सप्तधारा जलप्रपात भी इसमें है। देखिए चित्रकूट है आपका बस्तर में, सातधारा जो जलप्रपात है वह है बारसूर में। ये चित्रकूट है, ये सातधारा जलप्रपात जो है बारसूर में। सातधारा इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें से ना बरसात के बाद आप थोड़ा सा जाओगे ठंडी के सीजन में तो 7 अलग अलग धाराएं हमको स्पष्ट रूप से गिरते हुए दिखती हैं। ठीक, इसकी सहायक नदियां देखते हैं। तो इसकी सहायक नदियां यहाँ से चालू करते हैं हम। ये देखिए पहले निकलती है माकड़ी पहाड़ी से और चित्रकूट के थोड़े पहले जाके मिल जाती है ये। ठीक, पहली नदी हो गई आपकी बोर्डिंग नदी। बोर्डिंग भी बोलते हैं, बोर्डिंग भी बोलते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। कहाँ से निकलती है? माकड़ी के पहाड़ी से निकलती है। ठीक, इसके तट पे बसा शहर है, बोर्डिंग नहीं, सॉरी, गलत नाम लिख दिया मैं, नारंगी नदी। ठीक, माकड़ी के पहाड़ी से निकलती है, इसके तट पे है कोंडागांव बसा। आके चित्रकूट के थोड़ा पहले मिल जाती है ये इंद्रावती नदी। ठीक, दूसरी नदी बड़े डोंगर क्षेत्र से निकलती है आपके केसरी कोंडागांव के, इसका नाम है बोर्डिंग नदी। बोर्डिंग नदी या बोरढिंग नदी। ठीक, ये भी इंद्रावती की सहायक नदियां हैं। ठीक, नारायणपुर से निकलने वाली नदियां गुडरा, निबरा, मांडेर, ये नदियां नारायणपुर से निकलती हैं। ठीक, तो इंद्रावती की सहायक नदियां नारायणपुर से जो निकलती है कहाँ पर? जी से गुडरा, एन से निबरा या नुब्रा, ठीक, मांडिन और मांडेर, ये नारायणपुर से निकलने वाली नदियां हैं जो इंद्रावती की सहायक नदियां हैं। और उत्तर की तरफ से आके इंद्रावती की मिलती है, इंद्रावती की दाएं तट में मिलती है, इसलिए इंद्रावती की दाएं तट की सहायक नदियां हैं। मोहेला मानपुर से निकलती है कोटरी नदी। ठीक, कौन सी नदी? कोटरी नदी। तो कोटरी नदी 135 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। यह निकलती है आपकी राजहरा पहाड़ी, है ना, राजहरा पहाड़ी से निकलती है और आती है सीधे इंद्रावती में मिल जाती है। ठीक, अब इसके बाद देखिए इंद्रावती की सहायक नदियाँ, यहाँ तक आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ध्यान रखिएगा ये दंतेवाड़ा के एरिया, यहाँ से जाती है आपकी ऐसे 2 नदियाँ यहाँ मिल के एक नदी बनती है और जाके मिलती है इंद्रावती सी। नदियाँ हैं डंकनी और शंखनी। तो डी से डंकनी और एस से शंखनी। तो डंकनी नदी और शंखनी नदी। ठीक, जो डंकनी नदी है वह डोंगरी पहाड़ी से निकलती है। ठीक, डंकनी डोंगरी पहाड़ी, डांगरी क्षेत्र, और शंखनी नंदीराज से निकलती है। ठीक, नंदीराज यहाँ सबसे ऊंचा शिखर है 1210 मीटर, और शंखनी नदी सबसे प्रदूषित नदी है छत्तीसगढ़ की। इसका पानी पूरा लाल कलर का दिखता है क्योंकि यह पूरा किस एरिया से निकलती है? पूरा आपका लोहे की माइंस है यहाँ पे, उससे निकलती है। इसका पूरा पानी कैसा हो जाता है? तो जो आपका आयरन ऑक्साइड उसके कारण कैसा हो जाता है? पूरा लाल हो जाता है। इसलिए छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी में इसका नाम है शंखनी का। ठीक, डंकनी और शंखनी रिवर यहाँ पे हो गई। एक नदी है आपका चिंता वागू नदी। ठीक, ये मिलती है आपकी यहाँ से, इंद्रावती की सहायक नदी है चिंता वागू नदी। ठीक, ये देखिए यहाँ की जो नदियाँ हैं ना, ये आपकी इम्पोर्टेंट नदी है। फिर गोदावरी की सहायक नदियाँ देखते हैं। इधर से आती है तालपेरू नदी, तालपेरू नदी। ठीक, जो मिलती है आपकी गोदावरी से।
यहाँ से एक शबरी नदी आती है, कोरापुट से निकलती है आपकी शबरी नदी। शबरी नदी को ही कोलाब नदी भी बोलते हैं, ठीक। और शबरी के नदी की ही एक यहाँ पे एक सहायक नदी है ऐसे, और इसकी एक सहायक नदी यहाँ पे ऐसे, ठीक। तो शबरी नदी की एक सहायक नदी है आपके यहाँ मुनगा बहार नदी। मुनगा नहार नदी पे ही तीरथगढ़ जो है आपका सबसे बड़ा क्या है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है छत्तीसगढ़ का। तो शबरी नदी आपको ध्यान रखना इधर से आती है, मिलती है गोदावरी से। शबरी की ही सहायक नदी है आपकी मुनगा बहार नदी, ठीक। क्या नाम है? मुनगा बहार नदी। शबरी नदी निकलती कहाँ से? कोरापुट क्षेत्र से निकलती है, ठीक। मुनगा बहार नदी है आपका, मुनगा बहार नदी पे आपका तीरथगढ़ जलप्रपात, ठीक, जो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है, ठीक। और ये जो मुनगा बहार, ध्यान रखिएगा, ये मलेंगर नदी है, मलेंगर नदी। जो मुनगा बहार है शबरी की सहायक है मलेंगर, और मलेंगर की सहायक है मुनगा बहार नदी MB, ठीक। शबरी की सहायक है मलेंगर और मलेंगर की सहायक है मुनगा बहार नदी, ठीक। इसमें एक गुप्तेश्वर जलप्रपात भी पाया जाता है शबरी नदी पे, ठीक। शबरी नदी पे क्या पाया जाता है? गुप्तेश्वर जलप्रपात। शबरी नदी का जलप्रपात है आपका गुप्तेश्वर जलप्रपात पाया जाता है। इसी शबरी नदी के किनारे एक शीत गुफा भी पाई जाती है सुकमा में, ठीक। क्या पाई जाती है? शीत गुफा। शबरी नदी की सहायक नदी मलेंगर नदी, मलेंगर की सहायक नदी मुनगा बहार नदी। इसी मुनगा बहार नदी पे है तीरथगढ़ जलप्रपात, जो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात का जिसे दर्जा प्राप्त है, ठीक। तो इतनी नदियां हैं आपके बाकी क्षेत्र में। अच्छा, इस अपार तंत्र का जो क्षेत्रफल देखेंगे तो लगभग 29% है ना, 28.6, 28.8, कहीं 28.9 भी देखने को आपको मिलेगा। आप 29% याद रखो, ठीक। वर्ग देखेंगे तो लगभग 39,000 किलोमीटर वर्ग में इसका टोटल क्षेत्रफल है। इतने एरिया को ये कवर करती है। हाँ, इसका प्रतिरूप पूछे कि नदी प्रवाह का प्रतिरूप क्या है, तो एक प्रतिरूप क्या होता है, जैसे हमने यहाँ देखा था केंद्राभिसारी प्रतिरूप महानदी का। क्यों? महानदी ऐसे घूमी थी और सारी नदियाँ सेंटर में आ रही थी, है ना। ये कैसा प्रवाह हो गया? केंद्राभिसारी। लेकिन जो इसका है इंद्रावती का है, उसको ध्यान रखिएगा, गोदावरी इंद्रावती का जो प्रवाह तंत्र है वो वृक्षाकार है। वृक्षाकार प्रतिरूप में बहती कैसे? देखिए, एक मेन नदी गई और उसकी ऐसे डहनियों, जो टहनियाँ रहती हैं, शाखाएं रहती हैं, उसके टाइप इसमें अलग अलग शाखाएं निकलती हैं, ठीक। इसका प्रतिरूप कैसा है? वृक्षाकार प्रतिरूप है, ठीक। इतनी चीजें आपको अपवाह तंत्र में याद रखना है, ठीक। देखिए, जो मेन सबसे भारी अपवाह तंत्र है वो महानदी का ही है, ठीक। बहुत सारी नदियाँ, उसमें बहुत सारी योजनाएं। हाँ, ठीक है, चलिए, एक योजनाओं से याद आया, यहाँ पे याद रखिएगा, इंद्रा नदी पे ये जो बारसूर का जो सप्तधारा जलप्रपात है या 7 धारा जलप्रपात है, यहीं पे एक परियोजना शुरू की गई है बारसूर में ही, बोध घाट परियोजना, ठीक। यह परियोजना क्या है? यह परियोजना है विद्युत उत्पन्न करने की परियोजना, ठीक। इसकी जो कैपेसिटी पहले 500 मेगावाट निर्धारित की गई थी, पर 300 मेगावाट की इसको, अभी जो परियोजना है वो 300 मेगावाट की, मतलब पहले जो परियोजना की प्लानिंग हो रही थी वह 500 मेगावाट की गई थी। फिर उसमें कुछ विचार विमर्श हुआ होगा, लगा होगा कि इतनी कैपेसिटी नहीं जनरेट कर पाएंगे, इतना पानी नहीं है नदी में, तो उसको घट करके क्या कर दिया गया? 300 मेगावाट कर दिया गया है, ठीक। अभी लगभग काफ़ी सारे डिपार्टमेंट से इसको अप्रूवल मिल चुका है, लेकिन ग्रामीणों का विरोध हो रहा है कि इससे प्रकृति को नुकसान होगा। तो अभी ये परियोजना चल रही है, पर वैसी नहीं चल रही, अभी मतलब रुकी हुई है, ठीक। बीच का रास्ता निकाला जा रहा है। गोदावरी में एक ध्यान रखिएगा, यहाँ पास पोलावरम परियोजना, पोलावरम परियोजना, ठीक। 2016 में इसे मान्यता मिली केंद्र सरकार की। यह परियोजना विवादित है क्योंकि सुकमा का काफी हिस्सा इसके डूब क्षेत्र में आ रहा है और छत्तीसगढ़ को इससे काफी कम फायदा हो रहा है। तो ये छत्तीसगढ़ सरकार
कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आपका आंध्र प्रदेश, इनके बीच में कैसी है, यह विवादित चल रही है। ठीक, तो यहाँ पे आपका अपवाह तंत्र हो जाता है समाप्त। और अपवाह तंत्र में इससे ज़्यादा बाहर तो अभी तक नहीं गया है ना। कुछ छोटी छोटी नदियाँ देख लेते हैं, चलिए इसी में। ठीक, नारायणपुर में कुछ छोटी नदियाँ हैं जो कहीं मिलती जुलती नहीं है, पर वहाँ पे हैं, है ना। कहाँ मिलती है इसके बारे में किसी को नॉलेज नहीं है, फिर भी छोटी छोटी नदियों से पूछता है तो देखती है नारायणपुर में पहले, है ना, तमरा, लसुरा। ठीक, तमरा और लसुरा करके नारायणपुर में भी नदियां हैं। नहीं नहीं नहीं, तमरा लसुरा नहीं, एक मिनट, ऐसा नहीं है, ये थोड़ा सा गलत बता दिया मैं, इसको छोड़िएगा, है ना। आपका कांकेर आइए, कांकेर में है नयनी, है ना, मथोली नदी, तमुरा लसुरा कोंडागांव में, तमरा लसुरा कोंडागांव में। ठीक, जाटलूर, एक कुकुर नदी भी है आपकी नारायणपुर में, जाटलूर कुकुर नारायणपुर में है, तमुला लसुरा कोंडागांव में है, नयना, मथोली, देवधा कहाँ पे है आपका, इसमें कांकेर में। ठीक, एक सोन नदी है, जांजगीर चांपा में भी है सोन नदी अंदर। ठीक, तो इधर की कुछ जो एक्स्ट्रा नदियाँ, इतनी याद रखिएगा फिलहाल। ठीक, और जो छोटी छोटी नदियाँ मिलती जाएंगी, मैं धीरे धीरे आपको बता दें कि ये नदियाँ ऐसे कहीं लिखी नहीं मिलती, कभी कोई न्यूज़ आती है उसमें पता चल जाता है कि हाँ ये नदी। आप भी बाहर क्षेत्र में रहते होंगे, आपको अपने क्षेत्र की इतनी सारी नदियाँ मिलती होंगी जो शायद किसी किताब में ना मिले। ठीक, वो व्यक्ति जो वहाँ लोकल रहता है वही यह जान पाता है कि किस क्षेत्र में कौन कौन सी नदियाँ हैं। हमको एग्ज़ाम की दृष्टि से ऐसी तैयारी करनी है जो नदियाँ न्यूज़ में आ जाती हैं। ठीक, फिर वह सभी के लिए कॉमन हो जाती है, मतलब फिर ऐसा माना जाता है कि उसकी जानकारी लगभग सभी बच्चों को होगी। ठीक, क्योंकि सोन नदी पे यहाँ 2-3 तो एनीकट बन रहे हैं, इसलिए सोन नदी यहाँ पे अब सामान्य में आ गई, नहीं तो है बहुत छोटी सी, है ना। जैसे एक सूखा नाला की बात किया था मैं बालोद में। ठीक, जहाँ पे सूखा नाला और आपका जहाँ पे वेवरी है, जहाँ पे गोंदली जलाशय का निर्माण हो रहा था आपका, तांदुला जलाशय का, तांदुला परियोजना थी, जहाँ पे तांदुला और सूखा नाला के संगम पे है ना तांदुला परियोजना, तो वो सूखा नाला जैसे हो गए। तो ऐसी छोटी छोटी नदियाँ आपको समय के साथ जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे आपको मिलती जाएंगी। ठीक, तो इन छोटी छोटी नदियों के लिए एक आप मैप बना देखिए, मैप एक ही बनाइए। हम यहाँ पढ़ाने के दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ का अलग बनाए, इन लोग का अलग बनाए। मैं बोलता हूँ कि आप एक मैप बनाओ, यहीं पे आप इसमें ही आप महानदी पे ड्रा करो, एक मैप एक चैप्टर। आपको कुछ याद नहीं करना है, खाली उठा के मैप देखना है, छोटे छोटे कोड वर्ड में आप नदियों के नाम लिखो और कोड वर्ड में ही लिखो। मैं बताता हूँ ऐसा क्यों, क्योंकि आप पूरे नाम लिखोगे तो जब भी आप पढ़ोगे पूरा नाम पढ़ोगे, फिर आप जैसे ही भूल जाओगे कुछ समय बाद आप नदियों के नाम भूलने लग जाओगे। आप कोड वर्ड में पढ़ोगे ना तो आपका दिमाग आपके प्रेशर डालेगा कि इस टी का मतलब ताड़ा है, ठीक, इस बी का मतलब आपका क्या बोलते हैं बंजर है। तो इस टाइप से जब माइंड को प्रेशर आएगा ना तो चीज़ों को ज़्यादा याद रखता है ना। और नक्शे में थोड़ा साफ सफाई भी हो जाती है, मैं यहाँ बंजर ताड़ा लिखूंगा, अब यहाँ से महानदी ले जाऊंगा, फिर शिवनाथ ले जाऊंगा, तो पूरा एकदम भर जाएगा। तो आप कोड वर्ड बना लो छोटे, चेनान, पंजाब, सिंदूर, गलकुआ है, चे पे सी गा लिख लो, एक एक अक्षर लिख लो, चे पे सी गा, तो आपको देख के याद आ जाए चे से चेनान है, पे से पंजान है, गलकुआ है, तो आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। ठीक, देखिए इस सब टेक्निक को थोड़ा सा आजमा के देखिए। देखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि यह टेक्निक सब बच्चों पे काम आए, क्योंकि हर का पढ़ने का तरीका अलग होता है, पढ़ने का अप्रोच अलग होता है ना। मेरे पास जो मेरे को अच्छा लगता है वो मैं आपको बता दिया। ठीक, आपको इसमें से सेलेक्ट करना है कौन आपके अनुकूल है। देखिए हर बच्चा एक ही टाइप से नहीं पढ़ सकता। ठीक, कोई रात में पढ़ता है, कोई दिन में पढ़ता है, किसी को ट्रिक चाहिए याद करने के लिए, कोई बिना ट्रिक के ज़्यादा अच्छा याद कर लेता है, उसको ट्रिक में याद नहीं होता। तो आपको अपने हिसाब से ही पढ़ना है। ठीक, और देखिए इसीलिए मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि जो नोट्स हैं वो आपके हमेशा अपने होने चाहिए। ठीक,
मार्केट में बहुत सारे नोट्स अवेलेबल रहते हैं, किसके नोट्स, उसके नोट्स, ऐसा नोट्स, वैसा नोट्स। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि नोट्स मत पढ़िए, आप रेफरेंस बुक पढ़िए, नोट्स खुद बनाइए। देखिए आप किसी के भी नोट्स लेंगे, वह नोट्स उसने अपने हिसाब से बनाया होगा, अपने अनुसार बनाया होगा, उसको आप पढ़ के आपको समझना एक अलग स्टेज हो जाएगा, ठीक। तो फिर वो भी पहले रेफरेंस बुक पढ़ा होगा, फिर नोट्स बनाया होगा। जब वो नोट्स बनाया होगा तो रेफरेंस बुक की कई सारी चीज़ें उसने छोड़ दी होगी, तभी वो नोट्स बनाएगा, शॉर्ट नोट्स। आप उस नोट्स को पढ़ोगे तो आपको यही नहीं पता चलेगा उसने किस चीज़ को सोच के क्या नोट्स बनाया और क्यों बनाया। तो नोट्स हमेशा आपके अपने होने चाहिए। हाँ, पढ़ना आपको रेफरेंस बुक से चाहिए, कभी भी पढ़ो, है ना। मैं तो हमेशा आपको यही सजेस्ट करूँ कि आप रेफरेंस बुक से ही पढ़ो। और आपको अगर लगता है कि किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक अच्छी रहेगी तो आप हमसे सजेशन ले सकते हो। चलिए आज के सेशन यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे आपसे अगले सेशन में। तब तक आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करते रहिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।